तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 9 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे और बीच में छोड़ दिया था। चलिए फिर से शुरुआत करते हैं। आज एक नया अध्याय शुरू करते हैं, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, किताब जो है आपके पास, इसमें किताब में पूरी जानकारी है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। तो सब कुछ इसी में मिल जाएगा, कोई अलग से कहीं से बताना नहीं है। तो किताब में ही जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वही सब देखेंगे और अच्छे से चलेंगे, ठीक। तो सबसे पहले तो यही देखने को मिल जाता है कि चतुर्भुज क्या है। तो यहाँ पे चार भुजाओं या चार रेखाखंडों से घिरी समतल आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसका ये चिन्ह है निरूपित करने वाला। यहाँ पे देखेंगे ये एक चतुर्भुज दिया गया है। अब देखिए, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं कोनों पे, ठीक। चार भुजाएं होती हैं, ये और ये वाली और ये वाली और ये वाली। दो विकर्ण होते हैं, ये दिखाई दे रहा है, ये को विकर्ण कहते हैं। तो मतलब यही 10 अंग होते हैं, भाग होते हैं, ठीक। अब चतुर्भुज से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जो हमको एक बार देख लेनी चाहिए। चतुर्भुज की भुजाएं, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दो जो कोने हैं, यहाँ पे लिखा है चतुर्भुज की रचना करने वाला प्रत्येक रेखाखंड उसकी भुजा होती है। चतुर्भुज बनाने के लिए जो लाइन खींच रहे हो यही इसकी भुजा है। और अब यहाँ पे चतुर्भुज की क्रमागत भुजाएं कही जा रही हैं, कुछ क्रमागत भुजाएं। तो भाई बात समझेंगे एक चित्र के माध्यम से। जैसे कि हमने एक चतुर्भुज ये बना लिया, इसका नाम ए बी हो गया, यहाँ पे सी डी हो गया। अब ए बी एक भुजा है और बी सी भी एक भुजा है। तो ये जो ए बी और बी सी ही एक क्रमागत हो जाएंगे, ऐसे बी सी और सी डी और ए डी या डी ए लिख दीजिए। ए डी और बी ए बी ये सब क्रमागत भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज की वे दो भुजाएं जिनका अंत बिंदु एंड पॉइंट उभयनिष्ठ हो, यानी कि दोनों में एक कॉमन पॉइंट हो। जैसे यहाँ पे देखिए, ये बिंदु और ये बिंदु मिल रहा है, तो इसको क्रमागत भुजाएं यानी लाइन से आई हुई भुजाएं कहते हैं। सम्मुख भुजाएं, ऐसे दो भुजाएं जिनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो वो सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं। जैसे ए बी इनसे और इनसे जुड़ा है, तो इसको छोड़ करके जो दिखाई दे रहा है ये इसकी सम्मुख भुजा हो जाएगी। कई बार आपको सम्मुख भुजा खोजने में समस्या हो सकती है, ठीक है। जैसे इसकी सम्मुख भुजा क्या होगी, ये वाली होगी, ठीक है। ये सम्मुख भुजाएं हैं, इसकी सम्मुख भुजा ये वाली होगी। तो जिनका भी एंड पॉइंट ना मिल रहा है वो सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं। चतुर्भुज के शीर्ष, शीर्ष मतलब ये कोने, जहाँ पे ये किसी त्रिभुज के दो क्रमागत भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, पर छेद करती हैं, उनको शीर्ष कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये ए एक शीर्ष है, बी सी और डी ये शीर्ष हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पे बीच में कोई बिंदु होगा तो क्या ये शीर्ष होगा? बिल्कुल नहीं। भुजाएं जहाँ पे मिल रही हो वही शीर्ष हो सकते हैं। और चतुर्भुज के कोण, चतुर्भुज के कोण अगर बात करें तो ये जो दिखाई दे रहा है ये दो क्रमागत भुजाओं के बीच के जो झुकाव होता है, दो क्रमागत भुजाओं के बीच का जो झुकाव होता है वही कहलाता है क्या? चतुर्भुज का कोण। किसी चतुर्भुज के एक शीर्ष पर दो भुजाएं मिलती हैं, इन दोनों भुजाओं के बीच एक कोण निर्मित होता है जिसे चतुर्भुज का कोण कहते हैं, ठीक। और इसमें चतुर्भुज में चार कोण दिखाई दे रहे हैं और चारों का योगफल कितना होता है? 360 अंश होता है। बहुत सिंपल साधारण सी बात है, याद करने वाली। त्रिभुज के तीन अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, चतुर्भुज का 360 होता है। एक फार्मूला होता है n-2 इंटू कितना होता है 180, ठीक, 180 ये फार्मूला होता है। जहाँ पे किसी भी बहुभुज के जो अंतःकोणों का योगफल है वो निकाला जा सकता है। जैसे त्रिभुज है तो n की जगह 3 रखेंगे, 3 - 2 बराबर 1 और 1 और 180 गुणा 180 हो जाएगा। चतुर्भुज 4 है, 4 - 2 बचेगा 2, तो 2 और 180 गुणा 360। ऐसे ही 5 है तो 5 - 2 बचेगा 3 और 18 × 54 540। ऐसे करके बढ़ता जाता है, ठीक। आगे चलते हैं और कुछ और चीज़ें देखते हैं, क्योंकि आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। तो
चतुर्भुज के क्रमागत कोण वही लाइन से आने वाले कोण, जैसे ए के साथ बी को देखा जाए तो ये क्रमागत कहलाएगा, बी के साथ सी, सी के साथ डी, डी के साथ ए, ये क्रमागत होते हैं। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण कौन से होते हैं? जो सामने सामने दिखाई दे, जैसे ए के सामने सी है और बी के सामने डी है। विकर्ण वाले जो होते हैं लाइन में ना, वही सम्मुख कोण होते हैं। अब देखिए यहाँ से इसका सम्मुख कोण ये वाला होगा, ठीक है, ये, और इसका सम्मुख कोण ये वाला होगा। समझ में आ रही बात? ये समझना चाहिए मतलब, और अगर नहीं समझ में आया तो बड़ी समस्या होगी। ठीक है, क्रमागत कोण और सम्मुख कोण आपने दोनों देख लिए हैं, और चतुर्भुज के विकर्ण, चतुर्भुज के विकर्ण, ठीक है, आमने सामने से स्थित शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड चतुर्भुज का विकर्ण कहलाता है। अब आप देख ही सकते हैं, ये रहा विकर्ण। यहाँ पे चतुर्भुज के कोणों का योग का जो एक प्रमेय हो सकता है सिद्ध करने वाला कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों के योगफल 360 अंश के बराबर होता है, इसको सिद्ध करने का एक तरीका दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। वैसे मुझे देखने का कोई मूड नहीं है। अब एक छोटा सा प्रश्न, बहुत छोटा सा प्रश्न, क्या दिखाई दे रहा है कि एक चतुर्भुज के कोण 100, 88, 82 हैं, तो चौथा कोण क्या होगा? तो बहुत सिंपल सा काम है, ठीक है, मान लेते हैं चौथा कोण x है, और उसके बाद चूँकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है, इसलिए तीनों को जोड़ दो, 100, 88, 82 और x को जोड़ दिया बराबर 360। अब ये सब जुड़ गए, 270, 270 अब उधर भेज देंगे, घट जाएगा, और x बराबर 360 माइनस 270 बराबर 90 आ जाएगा। चौथे कोण की माप 90 अंश। आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक और प्रश्न दिखाई दे रहा है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये बहुत इजी है। क्या भैया? ये बहुत इजी है, आसान है। आसान प्रश्न ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि चार आदमी जब देखेंगे कि इतना आसान प्रश्न आप नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत मारेंगे, मतलब गरियाएंगे, कहेंगे पगले इतना आसान प्रश्न नहीं आ रहा है तो तुम कर क्या रहे हो, तुम गणित किसे पढ़ रहे हो। तो एक चतुर्भुज है PQRS, जिसमें PQRS जो कोण है उनके अनुपात 1:2, 3 मतलब 4 ऐसे अनुपात दिए गए हैं। तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है। देखो जो ये PQRS का अनुपात दिया गया है, इसमें हमको मानना पड़ता है। माना कि जो P है, अभी यहाँ पे P लिखना चाहिए था, इन्होंने A लिख दिया। जो P है वो 1 होने की वजह से 1x लिखा है, और Q 2 होने की वजह से 2x, और R का 3x और S का 4x हो गया। अब आप जानते हो कि सभी का योगफल 360 अंश होता है, लिख लिया। तो सभी की वैल्यू जो भी हमने यहाँ पे मानी थी वो लिख ली, बराबर यहाँ पे जोड़ने पर 10x और 10 से भाग कर दिया तो x बराबर 36। अब x बराबर जब 36 हो गया तब p कितना था? x था। तो प्रत्येक कोण की माप अब p 36 हो जाएगा, और क्यों क्या है? उसका 2 गुना था, तो 36 गुना 72, r 3 गुना था 108, और s 4 गुना था 144। तो इसी तरीके से इसको निकाल सकते हैं। ठीक, ओके। अब आ जाते हैं अगले वाले प्रश्न नहीं, अगली वाली जानकारी पे। ठीक है, जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक करते जाना। चलो देखते हैं क्या देखना है, क्या समझना है वो समझ लेते हैं। चतुर्भुज के प्रकार आपको जान लेने हैं। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं ये एक मोटा मोटा हिसाब यहाँ पे आपको दिखाया गया है, समझाया गया है, बस वही आपको समझना है। समलंब चतुर्भुज, जिसको ट्रेपेज्म कहा जाता है, ट्रेपेज्म में होता ये है कि इसके सम्मुख भुजाओं में एक जोड़ा, ये जो दिखाई दे रहा है, ये समांतर होना चाहिए। बस एक जोड़ा समांतर है, और उसके बाद फिर बस उतना ही काफ़ी है। अगर वो समांतर है तो ये समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। बस हो गई बात, इसका बस यही एक है। ठीक है, एक वर्ग नोट, एक वर्ग एक आयत होता है, साथ ही समचतुर्भुज भी होता है। ये मतलब, और एक आयत एक समचतुर्भुज है पर वर्ग नहीं है। अब इसमें समझाने वाली बातें थोड़ी सी आगे आ जाएंगी। पहले हम वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत सब देख लेते हैं, फिर नोट के बारे में एक बार पुनः चर्चा करेंगे। समांतर चतुर्भुज ऐसे चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर और समांतर होती हैं। ठीक है, जैसे AD है वो BC के बराबर भी है और समांतर भी है। समांतर मतलब जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है, और AB DC के समांतर भी है और बराबर भी है, तब यह समांतर चतुर्भुज कहलाता है।
अब इसमें कुछ खास चीज़ें भी होती हैं जो कि आपको यहाँ पे नोट में देखने को मिल जाती है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश, सम्मुख नहीं यार, ये गलत लिखा है। इन दोनों का योगफल 180 अंश नहीं होगा, संलग्न। संलग्न मतलब कह सकते हैं क्रमागत। यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, ये क्रमागत कहना चाहते हैं, ठीक है। लाइन से जैसे ए और बी का योगफल 180 अंश, बी और सी का योगफल 180 अंश, सी और डी का योगफल 180 अंश, डी और ए का योगफल 180 अंश, ये होगा क्रमागत, ठीक। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग समत्रिभुजों में विभाजित करता है। अच्छा, ये तो एक प्रमेय भी है जो आगे देखने को मिलेगा, तो इसको आपको टेंशन नहीं लेनी है, इसको हम बताएंगे। और ठीक है, बस एक चीज़ थोड़ा सा ये याद रखिए, महत्वपूर्ण बिंदु में आपको देखने को मिल जाएगा वो चीज़ें, जो भी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा वो तो बाद में देख लिया जाएगा। आगे चलते हैं। समचतुर्भुज इससे समांतर चतुर्भुज का छोटा भाई होता है। इसमें बस सारे गुण वही होते हैं, बस एक एक्स्ट्रा गुण होता है कि इसके सभी भुजाएं बराबर भी होते हैं, यानी दो आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर, लेकिन चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं। ऐसे चतुर्भुज को समचतुर्भुज कहते हैं, ठीक। और जो भी क्वालिटीज समांतर चतुर्भुज में होती हैं वही सेम लगभग समचतुर्भुज में भी होती हैं, और कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। अब आयत की बात कर लेते हैं। आयत समचतुर्भुज के जैसा ही होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, लेकिन सभी कोण 90 अंश के होते हैं। एक खास बात ये हो जाती है, सभी कोण 90 अंश के होते हैं, ठीक है। ये जो हमारा कागज है वो भी एक आयत की शक्ल का है। वर्ग, वर्ग में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें सभी भुजाएं बराबर भी होती हैं, ये एक चीज होती है, ठीक। अच्छा, ठीक है, अब समझ लेते हैं। जैसे एक आयत है, इसमें क्या हो रहा है, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे लात मारते हैं, ठीक है, आपने तार का ये ढांचा बनाया, लात मार दें तो होगा क्या कि वो तिरछा हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। अब तिरछा हो जाने मतलब ये वाला ढांचा इसे थोड़ा सा इधर की ओर सरक जाएगा ना, लेकिन भुजाएं तो बराबर ही रहेंगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर रहेंगे। बस ये जो 90 अंश का कोण बन रहा था वो 90 अंश का कोण अब नहीं बन पाएगा, बस इतना सा अंतर होगा ना। तो ये जो है वो आयत कहलाएगा और ये समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। दोनों में बस इतना सा अंतर है। और सेम यही अंतर आपका आयत वर्ग और समचतुर्भुज में देखने को मिलेगा। समचतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं मतलब चारों भुजाएं बराबर और कोण 90 अंश के होते हैं, ठीक है। यही बराबर और समांतर होती हैं, कोण 90 अंश के होते हैं। वही इसमें लात मार दिया जाए तो ये भी तिरछा हो जाएगा, ठीक, ये भी तिरछा हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में बस ये कोण जो 90 अंश का था वही नहीं रह पाएगा, मतलब कोण अब बदल गया है, क्या हो गया है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब ये वर्ग नहीं कहलाएगा, अब ये समचतुर्भुज कहलाएगा। ये वर्ग कहलाएगा और ये समचतुर्भुज कहलाएगा, चतुर्भुज कहलाएगा। ये इतना सिंपल सी बात होती है, ठीक। इनमें दोनों में समानताएं होती हैं कि इन दोनों में सभी गुण समान होते हैं, बस वही है कि भुजाएं इसमें सभी बराबर है, इसमें आमने सामने की बराबर है, ठीक। इतनी छोटी सी बात होती है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब बात कर लेते हैं अपने पतंग की। पतंग पतंग पतंग, इसमें देखो लाइन खींचने का मतलब है ये वाली लाइन इसके बराबर है, ये वाली लाइन इसके बराबर है, बस यही बात है। और बस यही है। वह चतुर्भुज जिसकी आसन्न भुजा, आसन्न मतलब होती है क्रमागत भुजाएं, लाइन्स ली गई भुजाएं, एक बिंदु पर जुड़ी हुई भुजाएं, इन्हीं को आसन्न भुजाएं कहते हैं। दो आसन्न भुजाओं के दो युग्म बराबर होते हैं, पतंग कहलाता है। और इसमें आप देख ही सकते हैं कौन किसके बराबर है, वो तो यहाँ पे लिखा गया है। पतंग एक समचतुर्भुज नहीं, समांतर चतुर्भुज नहीं है। पतंग में जो है वो समांतर चतुर्भुज नहीं है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं होती, संलग्न भुजाएं मतलब बगल बगल आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। तो डिफरेंस तो दिखाई दे गया। और भाई बात यह है, समलंब की बात कर लेते हैं एक बार। समलंब की
तो समलंब ट्रेपेज में कुछ ऐसे बनता है, ये भुजाएं इसके समांतर हैं, बाकी दो भुजाएं बराबर हों, समांतर मतलब बराबर हों या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये, अब जैसे ये दोनों बराबर नहीं है लेकिन ये दोनों समांतर हैं, तो ये समांतर हैं तो ये समलंब है, ये भी समलंब है, बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, वो समलंब कहलाता है, आप उससे भाग नहीं सकते हैं। ठीक, अब बात आ जाती है उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की जो कि आपको समझना अति आवश्यक है। जैसे कि आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं एवं लंबाइयों में बराबर होते हैं। अब देखो भाई, बात ये है कि आयत के जो विकर्ण हैं, ठीक है, वर्ग के जो विकर्ण हैं, समचतुर्भुज के और समांतर चतुर्भुज के, सभी के विकर्ण, ठीक है, क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक, परस्पर ये लंबाई में बराबर होने वाली बात अभी नहीं कह रहा हूं मैं, केवल समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब ये और ये, देखो यहाँ से वाला हिस्सा इसके बराबर, ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, वही वाला ये वाला हिस्सा इसके बराबर, ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, ये वाला हिस्सा इसके बराबर, ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा। ठीक, ये वाला हिस्सा इसके बराबर, ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, यही कहना चाहते हैं, मतलब समद्विभाजित करते हैं। और साथ ही साथ ये लंबाई में बराबर भी होते हैं। ये आयत और वर्ग के बराबर होंगे, लेकिन यार इसमें तो कहाँ बराबर हो पाएंगे, देख लो ये छोटा सा है, ये बड़ा सा है, ये छुटकू सा है, ये बड़ा सा है। तो समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज में ये विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन वर्ग और आयत में बराबर होते हैं। और ये समकोण पर मतलब ये समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा ठीक है, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब देखो, जो समचतुर्भुज है इसका यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाता है, और जो वर्ग है वहाँ पे भी यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ऐसी बात होती है। ठीक, अब ये जो चीज़ें बता रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको याद मतलब रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात तो बिल्कुल है ही नहीं, लोड लेने वाली बात बिल्कुल है ही नहीं। अपन तो करते करते याद कर लेंगे ना, वो तो प्रयास करते करते सब याद होता जाएगा। ठीक, अभी तो मैं बस बता दे रहा हूँ। ठीक है, लंबाइयों में बराबर होते हैं और किसी त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। वो सिंपल बात है भैया कि अगर एक त्रिभुज है, इसकी ये भुजा इसके बराबर है तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, बस इतनी सिंपल सी बात है। ठीक, एक पतंग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। पतंग के जो विकर्ण है, ये पतंग के जो विकर्ण थे, कहाँ पतंग को तो बनाई ही नहीं मैंने, ये जो पतंग के विकर्ण है ये दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं। ये इसका पतंग का एक खास गुण हो गया। ओके, अब आ जाते हैं किस पे, समांतर चतुर्भुज के गुण के पर। अब समांतर चतुर्भुज का गुण इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि इसके लिए एक अलग से हेडिंग दे दी गई, क्योंकि है थोड़ी बहुत इसमें क्वालिटी और इसमें सबसे ज़्यादा सवाल इसी पे बनती है, इसी वजह से इस पर थोड़ा सा विशेष रोशनी डाली गई है। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। अगर समांतर चतुर्भुज बनाया जाएगा, ठीक है, तो ये भुजा इसके बराबर, ये वाला भुजा इसके बराबर हो गई, वही ये कहना चाहते हैं, प्रत्येक युग्म बराबर होता है। दूसरा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज के ये जो कोण है इसके बराबर होता है, ये वाला कोण इसके बराबर होता है। ठीक, और जैसा कि एक बार बता चुके कि ये क्रमागत कोण का योगफल 180 अंश होता है। ठीक, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी ये जो विकर्ण होते हैं बराबर तो होते नहीं है, लेकिन ये दो बराबर भागों में अब एक दूसरे को बांटते हैं, यानी ये वाला भाग इसके बराबर होगा, ये छोटा वाला भाग छोटे वाले भाग के बराबर होगा। होगी बात खत्म। ठीक, चलो ठीक है, ये चीजें तो निपट गई। अब क्या है, अब है अपने पास ढेर सारे प्रमेय। अब देखो, प्रमेय बताने लगेंगे तो काफी लंबा समय लग जाएगा, प्रमेय को सिद्ध करवाने लगेंगे तो काफी लंबा समय लग जाएगा, और इस वजह से हम केवल इनकी खास जानकारियां जो हैं वही हम याद करते हुए चलेंगे, बस बात बनती जाएगी। किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है, यानी एक समांतर चतुर्भुज है ऐसा कुछ,
ठीक है। अगर हम इस विकर्ण को खींचते हैं तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे, यही ये कहना चाहते हैं। त्रिभुज ये समांतर चतुर्भुज ABCD है, ABCD है, तो यहाँ पे कौन सर्वांगसम होगा? तो ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC ये सर्वांगसम होगा किसके? देखिए यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे ले गए हैं, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ, CDA, थोड़ा लाइन से सीक्वेंस ध्यान देना होगा। ABC पहले एक बिंदु से, इस त्रिभुज के एक बिंदु से शुरू किया A से, फिर छोटी वाली लाइन पकड़ी, तो यहाँ पे भी यहाँ से छोटी वाली लाइन कहीं है नहीं, यहाँ से छोटी वाली लाइन पकड़ी, फिर यहाँ पे गए तो यहाँ पे गए, फिर ये वापस, फिर ये वापस। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, बस ये सर्वांगसम होते हैं, याद रखना है, ठीक। बाकी आपने पढ़ा होगा सर्वांग समता, तो उसमें आपको पता ही होगा कि लाइन से कैसे लिखा जाता है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज ये जो है, इसके ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर होती है। ये तो सिंपल बात है, आपको बताया गया है, पर ये प्रमेय के रूप में सिद्ध भी करवाया गया है, तो वो सिद्ध करने वाली बात है, वो तो हो ही जाएगी। यदि कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो जो भी प्रमेय बताया उसी को उल्टा, यानी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो उसका उल्टा, अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर है तो वो चतुर्भुज समांतर होता है। ऐसा एक प्रमेय है, और ये प्रमेय मैं कोशिश करूँगा कि अलग अलग वीडियोस के थ्रू, ठीक है, हर प्रमेय के लिए एक अलग वीडियो बनाओ, छोटा छोटा सा 5 मिनट का या फिर 2 मिनट का, 4 मिनट का, ऐसा वीडियो बन जाएगा जिसमें मैं ये सिद्ध करवाते हुए आगे बढ़ूँगा, ठीक है। वैसे मैं प्रयास करूँगा, मतलब कोई पक्का, या मैं पक्का नहीं कह रहा हूँ कि मैं करूँगा ही करूँगा ऐसा, ठीक है। बाकी वो देख सकते हो किताब में कैसे सॉल्व किया गया है, ठीक। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये सिंपल बात है कि ये BD के बराबर है, A जो है वो C के बराबर है, ये सिंपल बात है, और ये होते हैं, ठीक है, ये होगी बात है। 5वां प्रमेय, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है, यानी उसी का विलोम। उल्टी बात कह रहा है, एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, ऐसा सिद्ध करने वाला एक प्रमेय है। तो ये भी आपको मतलब करना होता है, सीखना होता है। अगला एक प्रमेय है, यदि चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, यानी वही ठीक पिछले वाले प्रमेय का विलोम बात ये कहना चाहते हैं, तो वो भी एक प्रमेय है, सिद्ध करने वाली बात तो है ही। अच्छा, यहाँ पे चीज़ें हो गई हैं, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों पे हम ध्यान तो देंगे, मतलब नहीं देंगे। अब यहाँ पे आ जाएंगे जो 8वां प्रमेय दिखाई दे रहा है, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर तथा समांतर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। यहाँ पे एक खास बात ये बताई गई है कि अगर कोई चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है जिसकी ये भुजा इसके समांतर भी है और बराबर भी है, बस इतनी सी बात, दूसरी भुजा के बारे में कोई बात कही नहीं गई है, तो ऐसे में ये जो चतुर्भुज होगा वो समांतर चतुर्भुज होगा। अच्छा, ये सब प्रमेय होते किस काम के? कहेंगे सर इसमें तो सेम बातें बार बार रिपीट की जा रही है। तो बात ये है कि ये जो प्रमेय दिए गए हैं, इन्हीं प्रमेयों का प्रयोग करके आपको आगे के प्रश्न हल करने होंगे। जैसे मुझे याद आ रहा है कि इस प्रमेय का प्रयोग तो बहुत बार होने वाला है, उसमें आपको बस इतना सिंपल से पता चलेगा कि एक चतुर्भुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर और समांतर है, ऐसे में उसको समांतर चतुर्भुज कहना होगा। क्यों कहना होगा? क्योंकि एक प्रमेय है, और प्रमेय क्यों है? क्योंकि वो सिद्ध हो सकता है, तो सिद्ध हो चुका है, तो इस वजह से ये है। तो इसको सिद्ध करने का ये पूरा प्रोसेस है, वो तो मैं देखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई बातें, और उम्मीद करता हूँ अब समझ तो आ गया होगा कि ये प्रमेय क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रमेयों का प्रयोग करके हम प्रश्नों को हल करते हैं और अपने उत्तर तक, सही उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो सभी प्रमेय हमने एक नज़र में देख लिए हैं, और यहाँ पे हमारे पास कुछ विविध उदाहरण हैं जो कि हमें किसी काम के नहीं लगते, मतलब हम उसका करेंगे ही क्या।
चलो ठीक है, काफ़ी चर्चा वर्चा करने के बाद हम पहुंच चुके हैं 8 प्रश्नावली 8.1 पर, और जिसके पहले प्रश्न पर हम नजर दौड़ाएंगे। चतुर्भुज के 3 कोण दिए गए हैं, इसका चौथा कोण ज्ञात करना है। तो मान लेंगे, माना जो चौथा कोण है वो क्या है, यक्ष अंश, ठीक। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, पहले तो इसके ऊपर लिख लेना था, चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 110 अंश, 80 अंश तथा 40 अंश हैं। माना चौथा कोण यक्ष अंश, चूँकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश है, इसलिए 110 अंश प्लस 80 अंश प्लस 40 अंश प्लस यक्ष अंश बराबर 360 अंश। इनको जोड़ देते हैं तो इकाई के स्थान पे 0 रहेगा, 8 4 12 1 13 3 हाथ से लगे 1, इसमें जोड़ेगा 230 प्लस यक्स बराबर 360, यक्स अंश बराबर 360 माइनस 230, और यक्स अंश बराबर हो जाएगा 0, 6 में से 3 गेन 3, 3 में से 2 गेन 1, 130 अंश। तो ये हो गया, अतः चौथा कोण 130 अंश है, ऐसा लिख देंगे। तो ये तो हो गई डिटेल में लिखने वाली बात, सिंपल तरीके से, बहुत गंदे तरीके से भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 देख सकते हैं, यहाँ पे कोणों का अनुपात दिया गया है। जिस प्रश्न को हमने अनुपात मतलब प्रश्न अपना दिखाया था जिस प्रकार से, वैसे ही बिल्कुल करना है। तो आपके पास इतनी क्षमता है कि आप इसे कर सकते हैं, मैं ये समझता हूँ, इस वजह से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। ओके, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देख लिया जाए, या फिर इसको रफ आइडिया में हल कर लिया जाए। रफ आइडिया में हल करवा देते हैं। जैसे ये 5 3 5 9 13 है, तो 3 यक्ष एक कोण होगा, 5 यक्ष होगा, 9 यक्ष होगा और 13 यक्ष होगा। इन सभी का योगफल कितना होगा, 360 के बराबर होगा। जोड़ लेते हैं। तो 3 5 5 3 8 8 9 17 17 3 17 3 20 का 0 यहाँ से लगे 2 2 1 3 30 यक्ष बराबर 360, एक 0 काट दो, 3 से काट दो 3 12 हो जाएगा, यक्ष बराबर 12 हो जाएगा। 12 3 36, 12 5 60, 12 9 ये पता नहीं कितना, अब 12 13 में पता नहीं कितना, अपन गुणा करके देख लेना। तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे, प्रश्न संख्या 3 है। 3 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, ठीक है। तो हमारे पास समचतुर्भुज के विकर्ण कौन कौन सा दिए गए हैं, 16 सेंटीमीटर हैं और 30 सेंटीमीटर, 2 विकर्ण दिए गए हैं। हमको एक भुजा याद करनी है, ठीक है। माना एक भुजा क्या हो जाएगी, वो x सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब हमें एक चित्र देखना होगा। देखो भाई, बात यह है कि समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है जिसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं। x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर होता है, ठीक। अब ये जो बड़ा वाला विकर्ण दिखाई दे रहा है वो 30 सेंटीमीटर का होगा, ठीक। और जो छोटा वाला दिखाई दे रहा है वो 16 सेंटीमीटर का होगा, ओके। अब एक चीज़ आप जानते हो कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नाम दे देते हैं कि A B C और ये D हो गया, और ये जहाँ पे काटते हैं वो O हो गया, ठीक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं
समचतुर्भुज, समचतुर्भुज ABCD की भुजाएं क्या हैं? AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर हमने x सेंटीमीटर पहले से मान रखा है। और इसके विकर्ण क्या है? विकर्ण AC बराबर 30 सेंटीमीटर है और BD बराबर क्या है? 16 सेंटीमीटर है। ठीक, अब यहाँ पे जानकारी लिखेंगे। चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसलिए क्या होगा कि AO, ठीक है, AO बराबर OC बराबर ये AC का आधा होगा। AC है 30, उसका आधा 15 सेंटीमीटर। ठीक, तथा हमारा BO बराबर OD बराबर BD का आधा, जो कि होगा 16 का आधा, यानी कि 8 सेंटीमीटर। ये हो गई बातें, इतनी बातें हो गई, समझ में आई, आ गई होगी। अब चूंकि ये समकोण पर समद्विभाजित करता है तो यहाँ पे कोण 90 अंश होगा। ठीक, तो अगर हम देखें त्रिभुज ABO में क्या देखेंगे कि ये हमारा क्या है? AO 15 बना, 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो AO 15 बना है। ये BO बना है 8 सेंटीमीटर का। ठीक, और ये जो कोण है AOB और जो कोण AOB बना है वो 90 अंश का बना हुआ है। ठीक है, 90 अंश का बना हुआ है। उसके बाद तो पाइथागोरस प्रमेय से अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि 90 के सामने वाला भुजा जो होती है कर्ण का वर्ग बाकी से दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात हमारा जो AB स्क्वायर है वो बराबर होगा AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर के। ठीक, अब AB के हमको पता नहीं है तो हम AB का हमने x रखा था, हम x रख देते हैं। AO का हमको पता है 15 और ये पता है 8। 15 में 225, 8 8 64। ये जोड़ने पर 9 हो रहा है, 8 हो रहा है 289। एक्स स्क्वायर बराबर 289 हो रहा है। तो एक्स बराबर कर देंगे तो अंडर रूट 289 हो जाएगा। 17 में 289 होता है तो एक्स बराबर हमको 17 सेंटीमीटर मिल जाएगा। यानी कि जो भुजा हमको चाहिए थी वो 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो भुजा चाहिए थी वो 17 सेंटीमीटर है। ऑलराइट, समझ में आया? डिटेल्स में देखा कैसे करना है प्रश्न को। तो इतनी डिटेल्स आपको भरनी पड़ती हैं, मतलब लिखनी पड़ती हैं, और यही सारी जानकारियाँ ही हैं जो आपके प्रश्न को रोचक और बेहतरीन शानदार लुक देती हैं। तो आप इन प्रश्नों के साथ आगे बढ़ते जाएं और काम करते जाएं। फिलहाल यहाँ पे बातें ख़त्म होती, मतलब आज के इस वीडियो को यहीं पे यहाँ पे विराम देते हैं और आगे के प्रश्नों पर आगे ध्यान देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।